हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर 2024-25 जो अभी आपने मिड टर्म दिया है बेटा। अभी आपने 7 अक्टूबर को जो 7 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम दिया है, क्लास 8 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, जिसमें सबसे पहले आपके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। आपके इंस्ट्रक्शंस को आपको ज़रूर पढ़ना होता है कि आपका एक रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन जो आपका 16 मार्क्स का है, जिसमें 2 पैसेजेस हैं। फिर आपका राइटिंग सेक्शन है जो 12 मार्क्स का है, जिसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो आपको करने हैं। नेक्स्ट आपका बेटा ग्रामर 14 मार्क्स का है। और फिर लिटरेचर है, तो लिटरेचर आपका 18 मार्क्स का है। जो आपने पोम पढ़ी है, द एंट एंड द क्रिकेट, सुनामी चैप्टर पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सेक्शन डी में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए सारे क्वेश्चंस जो है हमारे वो इम्पॉर्टेंट हैं, सारे ही कंपलसरी हैं। और अगर कहीं पे चॉइस है तो बीच में इंडिकेट की गई है कि इसमें ये पार्ट में आपके पास चॉइस है, आपको इनमें से 2 करने हैं, इसमें से 3 करने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है कि एनी 4 आपको कोई भी 4 करने हैं। और वो जो 4 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स ईच है। तो रीडिंग सेक्शन आपको पता है कि वो आपका पहले से पैसेज पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो ये आज हम जो रीडिंग सेक्शन में पैसेज कर रहे हैं, वो पहला पैसेज है आपका द नेशनल वॉर मेमोरियल। आप सब पिकनिक पे भी जा चुके हो नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो देखिए, आर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल began with a teacher explaining that even after independence, India has had to fight many wars to protect itself and the freedom and security we enjoy today is because of many brave men and women who have served in the Indian Armed Forces over decades। तो पहले मैं आपको यहाँ तक बताती हूँ कि देखिए बेटा, डिकेड्स क्या होता है। 10 ईयर्स डिकेड होता है, और डिकेड्स बहुत दसियों साल। तो दसियों साल हो चुके हैं हमारे इंडिया को एक इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भी बहुत सारी वॉर हुई हैं। आपने पढ़ा है कि बांग्लादेश के साथ, आप देखिए आज भी हम टेररिज्म से फ़ाइट करते हैं। जम्मू कश्मीर में वॉर हुई है, पाकिस्तान, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जब वॉर किस लिए की जाती है, अपनी बाउंड्री को सेव करने के लिए। तो वही बोला गया कि जो उस फाइट में हमारी कंट्री को सेव कर रखने के लिए जो वॉर लड़ी गई, उस फाइट में जो लोग थे, बाय द चांस बहुत सारे ऐसे सैनिक होते हैं जो अब अलाइव नहीं हैं, तो उनके लिए सैडली वी सेड war always take its toll, and therefore many brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947। तो यही बोला गया है कि फिर बहुत सारे लोगों को, बहुत से सोल्जर्स जो है इन्हीं वॉर्स में क्या होते हैं, बहुत से सैनिक हमारे उनकी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। दैट इज़ वॉट मेक्स मॉन्यूमेंट्स लाइक, और उसी से ही ये मॉन्यूमेंट, जैसे नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, जो हमें इम्पोर्टेंस बताता है। हमें वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी आज़ादी की कीमत को भूलना नहीं चाहिए, कि इसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो उसके बाद आगे देखिए बेटा, पैसेज में है वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, वी लर्न दैट द ईच ब्रिक ऑफ मेमोरियल इज़ कॉल्ड अ टैबलेट। तो वहाँ पे आप लोग पिकनिक पे जा चुके हो, और अब जब दोबारा जाएंगे तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। जो आपको बेंच टाइप लगेगा, वो छोटे छोटे आपको लगेगा कि ब्रिक्स है, उन ब्रिक्स, उन्हें टैबलेट बोला जाता है। और उन पर आप देखिएगा नाम लिखा हुआ है, हमारे वो शहीद जवान का नाम, कौन सी वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये सब उस पर लिखा हुआ है। इट बियर्स द नेम ऑफ द सोल्जर वी फॉट फॉर इंडिया। जो भी सोल्जर्स थे जिन्होंने लड़ाई की इंडिया के लिए, मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन डिफरेंट वॉर्स। और 1947 से लेके अब तक टिल डेट, अभी कोई भी वॉर में किसी भी सैनिक ने जिसने भी सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ को, वो उन सब के नाम, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट 1962, जिसमें इंडो चाइना, इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट था 1962 में, या इंडो पाक वॉर थी 1965-71 में, या कारगिल वॉर थी 99 में। इन सब के सैनिक हैं, उन सब के नाम हैं। और टोटल वहाँ पर 29,000 टैबलेट्स, यानी कि जो ब्रिक शेप बनी हुई हैं,
वो टैबलेट्स कितनी है, 29,000 है, ऑन विच मोर देन 26,000 नेम्स ऑफ फॉलन सोल्जर्स हैव बीन इश्ड। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 29,000 तो वहाँ लगाए गए हैं टैबलेट, जिसमें से 26,000 के तो नाम एंटर किए गए हैं। अभी तक जो ऑलरेडी वहाँ पे एंटर्ड नेम है वो आपको बताया गया है कि वो 26,000 है। अब देखिए विच व्हाट इज ईच ब्रिक ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल कॉल्ड। तो अभी हमने पढ़ा कि उस ईच ब्रिक को क्या कहते हैं, अ टैबलेट। व्हाट इज द पर्पस, क्या पर्पस है ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो नेशनल वॉर मेमोरियल का बनाने का पर्पस क्या है, टू ऑनर, टू गिव द रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर इंडिया, जिन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ इंडिया के लिए। अब देखिए हाउ मैनी का मतलब कितने, हाउ मैनी टैबलेट्स आर देयर एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। तो अभी हमने पढ़ा था कि टोटल कितने हैं, 29,000। तो इसके बाद देखिए बेटा, इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस इन द वॉर। तो हमें पता है कि कौन सी वॉर में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हम आज़ाद कब हुए थे, हम आज़ाद हुए थे 1947 में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज ईच ब्रिक ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे ईच ब्रिक पे क्या रिप्रेजेंट किया गया, वेरी गुड, इस पे क्या है, एक सोल्जर का नाम, जो उनका नाम, उनकी वॉर, कौन सी वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये सब उसमें है। अब इसके बाद है बेटा सेकंड पैसेज है आपका, जिसमें आपको बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग के लिए ये एक क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट टाइप एक पोस्टर दिया गया है, एक पोस्टल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको सबसे पहले आप समझिए कि पोस्टल रिप्रेजेंटेशन में है क्या, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग है जो हमें बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी आपको छोटा छोटा आपके पेपर में आराम से दिखाई देगा। जो आपके पेपर में लिखा है, रीडिंग रिलैक्सेस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो रीडिंग क्या होती है, वो रिलैक्स करती है, स्ट्रेस रिड्यूस करती है, हम अच्छी अच्छी नॉलेज रीडिंग से लेते हैं। और देखिए आप अपने पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे कि इम्प्रूव्ड मेमोरी, हमारी जो मेमोरी होती है वो इम्प्रूव होती है, यहाँ पे लिखा गया है इम्प्रूव्ड मेमोरी, रीडिंग से मेमोरी इम्प्रूव होती है। देन आगे देखिए नेक्स्ट आप इधर देखेंगे तो ये है प्रोवाइड्स मेंटल स्टिमुलेशन, हमें मेंटल स्टिमुलेशन देती है, हमारे दिमाग को सोचने का मौका, मोटिवेट करती है, नई नई थॉट्स मिलती हैं। इंक्रीजेस इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ती है, हमारी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। इंक्रीजेस वोकैबलरी, शब्दकोश का इंक्रीज होता है, हम और नए नए शब्दों को जान पाते हैं, तो वोकैबलरी इंक्रीज होती है। उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्गर फोकस एंड कंसंट्रेशन, हमारा जो फोकस है वो बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन, ध्यान हम अच्छे से लगा पाते हैं उस चीज़ पे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर है बेटा, इसमें आपको दिया गया एनहांस्ड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालाइज करना, किसी भी चीज़ को सोच के समझ के आप उसको देख के पढ़ के समझते हैं और इन्फर करते हैं, उसको एनालाइज कर पाते हैं। और ये लास्ट आपको क्योंकि लाइट इसमें आ रहा है बेटर राइटिंग स्किल्स, और जब हम रीडिंग स्किल हमारी अच्छी होती है तो उससे क्या होता है, बेटरमेंट होती है हमारी राइटिंग स्किल की, हमारी राइटिंग यानी कि हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारा राइटिंग स्किल है, हमारा लेखन भी इससे सुधरता है। अब इसके बेस पे, इस पोस्टर के बेस पे बेटा हमें आंसर्स देने थे, तो इसके आंसर्स देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोस्टर रीडिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग विच टाइप ऑफ स्किल्स। तो बेटा यहाँ पर हमें कुकिंग से कोई मतलब नहीं है, एथलेटिक्स यानी कि खेल कूद से कुछ नहीं है, ड्राइविंग से कोई लेना देना नहीं था, तो यहाँ भी हमने पढ़ा, यहाँ पे कौन सी हैं, एनालिटिकल स्किल्स जो होती है हमारी वो बढ़ती हैं रीडिंग से। व्हाट डज रीडिंग प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द पोस्टर, रीडिंग हमें क्या देती है, फिजिकल एक्सरसाइज, ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल गेन, ये कुछ भी नहीं है इस पैसेज में, ये बिल्कुल गलत है। हमें क्या देती है, मेंटल स्टिमुलेशन देती है। नेक्स्ट हमने देखा रीडिंग कैन इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। तो अब यहाँ देखिए म्यूजिकल स्किल्स के बारे में कोई बात नहीं है, ना ड्राइविंग स्किल्स होती है, ना फिजिकल स्ट्रेंथ से कोई लेना देना है। हमने लास्ट पढ़ा है, लास्ट पॉइंट क्या था, राइटिंग स्किल्स हमारी बेटर होती है रीडिंग से। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पोस्टर। तो पोस्टर के अकॉर्डिंग रीडिंग का सबसे पहला पॉइंट था, रीडिंग रिलैक्सेस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो ये हमारा सही आंसर है, जबकि ये डिक्रीज फोकस, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है हमारा फोकस और कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है, जबकि ये कह रहा है लोअर, तो ये गलत है। डिमिनिशेस एनालिटिकल थिंकिंग, ये भी गलत है, डिमिनिश तो मतलब होता है कम करना, ये सब गलत थे। हमारा जो सही आंसर है हम उसको इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर हम
गलत को या तो क्रॉस कर दीजिए पहले, या आपको सही डायरेक्टली पता है तो आप चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा। कई बार एक नॉट या एक छोटे से शब्द के डिफरेंस पे ही आपका एक और ऑप्शन बनाया जाता है, तो ऑप्शंस को ध्यान से ज़रूर पढ़िए, हमेशा चारों ऑप्शन पढ़िए तभी करेक्ट आंसर मार्क करिए। विच वर्ड इन द पोस्टर गिवन अबव इज सिनोनिम ऑफ एनकरेजमेंट? एनकरेज करता है, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, तो यहाँ था वर्ड जो यूज़ किया गया वो है स्टिमुलेशन, तो वोकैबुलरी से नहीं है। एनकरेजमेंट तो आपको बढ़ावा देना, किसी चीज़ को बढ़ाना, मोटिवेट करना, तो ये हमारा आंसर है स्टिमुलेशन। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है मॉक ड्रिल, जिसका आपको वीडियो ऑलरेडी है आपके चैनल पे। मॉक ड्रिल और आपके स्कूल में भी कराया गया आपको ये कि मॉक ड्रिल करनी है आपको, और आपको उसके लिए एक शॉर्ट पैराग्राफ मॉक ड्रिल से रिलेटेड लिखना है कि मॉक ड्रिल इन माय स्कूल, जो आपके स्कूल में मॉक ड्रिल हुई उससे रिलेटेड ही आप एक पैराग्राफ लिखेंगे जो आपका 6 मार्क्स का। या फिर आप ये नहीं कर सकते तो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी जिसमें आप परमिशन ले रहे हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, उस पर आप एक स्किट प्रेजेंट करना चाहते हैं स्कूल असेंबली में, एक छोटा सा नाटक मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो आप सब बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, जिससे रिलेटेड आपके पास ये ऑलरेडी आपको कराया भी गया, आपके सिलेबस में ही था और डायरेक्ट वही क्वेश्चन आया है। तो आप इसको ऑलरेडी चैनल पर है भी, आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैम ने भी क्लास में कराया उसको अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के आपको दोबारा पेपर सॉल्व करते हुए इसको करना है, लर्न करना है और बिना देखे करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीसेंट फ्लड्स इन असम this year have left the state devastated, killing thousands of people and leaving many homeless। तो क्या होता है जब आपको पता है नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड्स है, तो बाढ़ आने से क्या हुआ, बहुत सारे नुकसान हुआ और हज़ारों लोग मरे, हज़ारों लोग घर बेघर हो गए, होमलेस हो गए। तो आप मॉनिटर हैं अपनी क्लास के, यू एज द क्लास मॉनिटर यू फील एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द विक्टिम्स, आपको बहुत ज़्यादा क्या आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं उनकी परेशानी को, और वुड लाइक टू प्रोवाइड देम हेल्प, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, जो उसके जिन लोगों पर उसका प्रभाव है, जो प्रभावित लोग हैं जिनके साथ ये सब हुआ है, उन सभी के साथ आप उन सब के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, उन कुछ हेल्प करना चाहते हो, जिसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अ नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, जिसमें आप रिक्वेस्ट करोगे बाकी बच्चों को, आप बाकी बच्चों को, क्योंकि आपके अकेले के करने से तो नहीं होगा, तो आप बाकी बच्चों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हो किस लिए, टू डोनेट इन काइंड फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन असम। तो आप उनसे भी चाहते हो कि कुछ डोनेशन जो वो दे सकते हैं, जो वो देना चाहते हैं वो दें। तो उसके लिए बेटा आपको अपना नाम जो है वो नाम क्या यूज़ करना है, आपको अपना नाम आकाश आकाशी यूज़ करना है क्लास 8, और आपके स्कूल का नाम आप यूज़ करोगे XYZ स्कूल दिल्ली। आपको पता है नोटिस जो लिखना है आपको बॉक्स में लिखना होता है, सबसे पहले ऊपर स्कूल का नाम होता है, साइड पे आप डेट डालेंगे और दिस इज़ टू इन्फॉर्म से शुरू करके आप उसके बाद यहीं से कंटेंट ले लेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल दैट आर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डोनेशन कैंप। तो डोनेशन कैंप में आप क्या लिखेंगे, किस चीज़ से डोनेशन कैंप, किस बारे में, तो आप यहीं से ये ले सकते हो कि आप ये इस तरह से लोगों के साथ हुआ है, और यहाँ से लेकर आप उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए आप फर्स्ट लाइन में यूज़ कर सकते हो कि विक्टिम ऑफ ऑर्गेनाइज अ डोनेशन कैंप फॉर हेल्पिंग द विक्टिम्स ऑफ फ्लड इन असम। और ये वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप नीचे लास्ट में अपना नाम क्या लिखेंगे, आप मॉनिटर, क्लास मॉनिटर ऑफ क्लास 8। इस तरह से आप अपना नोटिस कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट नोटिस है वो भी आपको सिमिलरली इसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पे स्कूल का नाम ABC पब्लिक स्कूल हो जाएगा, और आप पहले क्लास मॉनिटर थे, यहाँ आप सेक्रेटरी हैं, और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको एक मल्टीपर्पज़ हॉल है आपके स्कूल का, जिसमें आपको नेचुरल डिज़ास्टर और मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टॉक होने वाली है, एक डिस्कशन होने वाला है, उसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि वो किस दिन होने वाला है, किस बारे में है, क्या टाइमिंग है, उसके बारे में बताते हुए आपको नोटिस लिखना है। अब देखिए ग्रामर सेक्शन जो आपको बहुत ध्यान से करना था, बहुत इजी होता है बेटा, लेकिन क्लूज़ को समझना होता है, सामने ही क्लूज़ होते हैं, लेकिन आपको समझ के करना है कि वहाँ पे क्या क्या आपको बता रहा है और क्या आपको यूज़ करना चाहिए, क्या आपको गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ब फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन ईच सेंटेंस। तो आपको बहुत आसानी से 2 ही चॉइस थी, 50-50 चांसेस हैं, दोनों में से एक सही है, तो आपको पहचानना है कि कौन सी सही है। अब यहाँ देखिए बेटा, इफ़ इट रेन्स टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर, वी डैश द पिकनिक,
तो जो फ्यूचर में काम होने वाला है, फ्यूचर में हम विल और शेल का ही यूज़ करते हैं, तो क्लियर आपको पता चल रहा है कि वी विल कैंसिल द पिकनिक। अगर कल बारिश हुई तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए क्या यूज़ करेंगे, टुमारो के होने से हमें क्लू मिल गया कि हमें विल शेल का यूज़ करना है, तो विल कैंसिल सही आंसर है। अब देखिए, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई डैश टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर। आई वॉज, जब मैं बच्चा था तब मैं अपने दादा दादी के पास हर गर्मी में जाता था। हर गर्मी की छुट्टी में वर्ड नहीं लिखा गया है, समर वेकेशन नहीं भी तो गर्मियों में जाता था, तो जाता था पास्ट टेंस है, तो बेटा विल शेल नहीं आएगा यहाँ पे, हमें पास्ट टेंस के लिए V2 का यूज़ करना है। तो गो, वेंट, गॉन, तो गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, वेंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, माई सिस्टर सीमा रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग। जहाँ हैबिट की बात होती है, बिल्कुल सही है, आपको वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या होगा, सीमा क्या है, सिंगुलर, माई सिस्टर सीमा, मेरी बहन सीमा, मेरी बहन कॉमा डाल के सीमा बताया गया, यानी कि मेरी बहन जिसका नाम क्या है, सीमा, और वह हर रोज़ क्या करती है, हर शाम किताब पढ़ती है, एक बुक पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर के लिए हम एस और ES का यूज़ करते हैं, तो रीड्स आएगा। इसके बाद देखिए, शी डैश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। वो अपना होमवर्क सोने जाने से पहले ख़त्म करती है, ख़त्म कर कर ही सोने जाने से पहले ख़त्म कर दिया। उसने अपना सोने जाने से जब पहले ही ख़त्म करके जाती है, तो विल शेल तो फ्यूचर के लिए, उससे पहले वो ख़त्म कर रही है, तो फिनिश्ड। उसने वो अपना होमवर्क सोने जाने से पहले ही ख़त्म कर दिया। अब देखिए बेटा, संदीप डैश हिज कीज एट होम यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, तो जो बीता हुआ कल है V1 नहीं आएगा, वहाँ V2 का यूज़ होगा। तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो संदीप लेफ्ट, उसने अपनी जो चाबियाँ थी वो कल कहाँ छोड़ दी, कल घर पे छोड़ दी थी। तो अब ये देखिए बेटा, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका यूजिक मोडाल्स आपका यूज़ हो रहे हैं, जिसमें आपको उसके यूज़ का पता होगा तो आप बहुत आसानी से इसमें चूज़ कर सकते हैं। राधिका डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। राधिका 3 भाषाएं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, फ्लुएंटली बोल सकती है, उसकी कैपेबिलिटी है, तो क्या आएगा, कैन। यू डैश बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पर क्या है बेटा, मस्ट, आपको ज़रूर क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है कार ड्राइविंग करते हुए, तो आपको केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, आपको सावधान रहना ही होगा। शी डैश प्रोबेबली बी लेट टू द मीटिंग सिंस शी मिस द ट्रेन। वो लेट हो सकती है, शायद, यहाँ कंडीशनल वर्ड यूज़ होगा, शायद वो लेट हो सकती है क्योंकि उसकी ट्रेन जो है वो मिस हो गई है। तो यहाँ मस्ट का यूज़ नहीं है। ऑब्लिगेशन में जहाँ पे पक्का आपको करना ही करना है, तो यहाँ पे तो कंडीशनल वर्ड चाहिए, तो क्या आएगा, वुड। वेरी गुड। तो अब देखिए इस तरह से, अब आगे नेक्स्ट जो है वो क्या सेंटेंस है, यू डैश ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर टू फिक्स द इशू। अब आपको पता है जब हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कहते हैं, उसको रीस्टार्ट करो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपको चाहिए, तो जहाँ चाहिए क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। देन यू क्या आप सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन में शुड का यूज़ होता है। अब देखिए बेटा, जो आपने ग्रामर पढ़ी है, आपकी सारी ग्रामर का यूज़ इंटीग्रेटेड ग्रामर के फॉर्म में यहाँ पे होता है, जहाँ पे इसको एडिटिंग बोलते हैं। आप एडिटिंग करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, हर लाइन में एक एरर है, एक गलती है जिसको आपको फाइंड करना है, और एरर को इस तरह से आप अंडरलाइन करते हो। एरर में, एरर यानी कि जो गलती है उसको यहाँ लिखते हैं, और करेक्शन में जो आप उसकी जगह चाहते हो कि कौन सा वर्ड लिखा जाए, वो हम राइट साइड में लिखते हैं। तो अब देखिए, once upon a time on a village, on a small village। तो once upon a time एक बार की बात है, तो on a कभी नहीं होता, on का नहीं, small village के साथ क्या आएगा, in। ये आपको दिया गया था कि यहाँ on wrong है, इसकी जगह आना चाहिए था in। अब क्योंकि once upon a time है तो past tense की बात हो रही है। there live a kind little girl named Mia। तो यहाँ जब past tense की बात है तो live नहीं आना था, yes lived आना है। उसके बाद देखिए, मिया लव्ड टू ड्रॉ, उसको ड्रॉ करना और ड्राइंग करना और पेंटिंग करना, उसको पेंट करना पसंद है। तो या नहीं आना था, यहाँ और की जगह क्या यूज़ होना था, एंड।
उसे ड्रॉ करना और पेंट करना पसंद था, बट शी हैज़ ओनली अ फ्यू कलर्स एंड नो स्पेशल ब्रशेस। तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस की बात है तो क्या आएगा, यस, तो हैज़ की जगह यहाँ क्या आना था, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज़ करते हैं। उसके पास ना तो ज़्यादा कलर्स थे ना कोई स्पेशल ब्रश था। वन डे शी फाउंड अ ब्यूटिफुल पेंट ब्रश वाइल्ड डैश इन द फॉरेस्ट। एक दिन उसको क्या मिला, ब्यूटिफुल पेंट ब्रश मिले। पेंट ब्रश मिला कहाँ पे, पेंट ब्रश मिला उसको कहाँ, चलते हुए, जब वो जंगल में चल रही थी। तो वहाँ वॉक की जगह क्या आना चाहिए था, वॉकिंग। नेक्स्ट देखिए बेटा, इट वॉज कवर इन स्पार्कल्स एंड सीम टू ग्रो विद अ मैजिकल लाइट। तो यहाँ पे वो क्या था, वो जो था वो लग रहा था, इट वॉज तो क्या आएगा, वॉज है तो कवर की जगह कवर्ड, पास्ट टेंस में चल रही है, एक ही टेंस में सारी बात होती है ना। वो कवर्ड था स्पार्कल्स से, चमकीली थी उस पर, और ऐसे लग रहा था कि जैसे मैजिकल लाइट निकल रही है उसमें से। तो ये देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंजक्शंस या कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो आपको दोनों वर्ड्स के मीनिंग को समझ के कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको यहाँ यूज़ करना है। टॉम फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, टॉम जो था अपनी अम्ब्रेला भूल गया, तो क्या किया, सो ही गॉट वेट इन द रेन, इसलिए क्या हो गया, उसको बारिश में भीगना पड़ा, भीग गया वो, इसीलिए वो बारिश में भीग गया। तो यहाँ पे आपको इसीलिए आंसर दे रहे हैं ना आप। अब देखिए, आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा, कब तक, अनलेस आई गेट अ न्यू ड्रेस। तो यहाँ जब तक मुझे नहीं मिलेगी नई ड्रेस तब तक, तो जब तक के लिए अनलेस का यूज़ हुआ। यू कैन चूज़ टू हैव ईदर, तो यहाँ पे तो बेटा सीधा सीधा पता है कि ईदर के साथ क्या होता है, आपको चूज़ करना पड़ेगा ईदर आइसक्रीम और केक फॉर डेजर्ट। यहाँ पे डेजर्ट में डबल एस होता है बेटा, दो दो एस आते हैं जब मीठे की बात होती है ना, तो डेजर्ट। और ये डेजर्ट जो है, ये डेजर्ट मिस प्रिंट हुआ है, ये आपके रेगिस्तान के लिए, यहाँ DESSERT डेजर्ट। मीठे में या तो आपको आइसक्रीम या फिर आपको केक चूज़ करना पड़ेगा, या तो आइसक्रीम या केक। जब दो ऑप्शन है तो ईदर के साथ क्या होता है, और नीदर के साथ होता है नॉर। शी वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, वो जाना चाहती थी कहाँ, वॉक के लिए, लेकिन, तो यहाँ पे देखिए लेकिन के लिए क्या यूज़ होगा, बट इट वॉज टू विंडी आउटसाइड, बाहर बहुत हवा चल रही थी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTC है जो आपकी पोम से लिया गया है, जो आपकी पोएम आपने पढ़ी है, पोम पढ़ी है, उसका क्या है, द आंट एंड द क्रिकेट। उसमें क्वेश्चन है, एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरीली and to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता ही है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो ठंड में जब ठिठुर रहा था, अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो किसके पास गया था, यस, एंड के पास गया था। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, वॉट कॉज द क्रिकेट टू बिकम बोल्ड, किस लिए, किस चीज़ ने उसको बोल्ड बना दिया, येस, स्टार्वेशन एंड फेमाइन, जो भूखमरी, जो भूखा था वो जिंदा नहीं बचेगा अगर वो बोल्ड नहीं बनेगा। तो द क्रिकेट वॉज सीकिंग डैश टू कीप हिम अलाइव फ्रॉम द एंड, अब वो क्या मांगने गया था, उनसे शेल्टर और फूड, दोनों चीज़ें मांगने गया था बेटा, शेल्टर और ग्रेन कर दो या फूड कर दो। तो यहाँ शेल्टर और, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया था मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों आएगा, शेल्टर भी चाहिए था उसको, ग्रेन भी चाहिए था, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, आपको शेल्टर उसके साथ ऐड ऑन करना है। द क्रिकेट वॉज वेरी हैप्पी टू गेट वेट, क्या वो गीला होकर बहुत खुश था, ठंड लग रही थी उसको, तो वो हैप्पी नहीं था, वहाँ क्या आएगा, फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो RTC है, जो रेफरेंस जो कंटेक्स्ट है वो है आपका सुनामी चैप्टर से। तो संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो एक पुलिस मैन थे, और कहाँ पे, कैचल आइलैंड, निकोबार आइलैंड्स में, निकोबार का जो कैस्टल आइलैंड है वहाँ पे वो काम करते थे। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उन्होंने किसी तरह अपने आप को बचा लिया, अपनी वाइफ को बचा लिया, अपनी डॉटर को बचा लिया था। लेकिन तभी क्या हो, बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, उन्होंने एकदम से हेल्प के लिए आवाज़ सुनी, वो चिल्ला रही हैं अपनी हेल्प के लिए। वो कौन है, जॉन की वाइफ, द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस के कुक हैं जॉन, उनकी वाइफ
हेल्प के लिए बोल रही थी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. संजीव जो थे वो पानी में कूदे उसको बचाने के लिए, लेकिन कोई भी उनमें से बच नहीं पाया. वट वॉज संजीव प्रोफेशन इन द लेसन. तो बेटा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उनका प्रोफेशन क्या है. उनका प्रोफेशन क्या है? पुलिस मैन. तो यहीं से देखो ऊपर से आपको आंसर लेना था. नेक्स्ट देखिए, हु कॉल्ड आउट फॉर हेल्प दैट संजीव हर्ड. तो संजीव ने क्या किसके बारे में सुना? तो द वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक, जो उनकी वाइफ है गेस्ट हाउस कुक जॉन की वाइफ ने आवाज़ लगाई थी हेल्प के लिए. उसके बाद वर्ड है स्वेप्ट. द वर्ड स्वेप्ट इन द फ्रेज स्वेप्ट अवे मीन्स, तो उसका स्वेप्ट अवे का मतलब क्या है? पुल्ड विथ फोर्स. बेटा जो पानी इतनी तेज़ी से बहाव आ रहा था उसने उन्हें अंदर खींच लिया था. अब देखिए क्वेश्चंस है उसके बाद हमारे. व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी संजीव एंड द सुनामी. तो यहाँ पर है कि हमारे जो स्टोरी है सुनामी चैप्टर जो है, तो संजीव और सुनामी से आपको सुनामी चैप्टर से अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. तो यहाँ संजीव की जो स्टोरी बताई गई है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये पूछा गया है. तो बेटा ये देखिए कि मैंने इसीलिए यहाँ पे आपका इसके साथ ही पीडीएफ जोड़ दिया है ताकि आप उसको आंसर को समझ सकें और आसानी से विद करेक्ट स्पेलिंग लिख सकें. तो इस स्टोरी से हमें फ्रॉम द स्टोरी ऑफ संजीव एंड सुनामी द की लेसन इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ. क्या लेसन है? प्रिपेयर्डनेस एंड टाइमली रिस्पॉन्स इन द फेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर. जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. इसीलिए तो मॉक ड्रिल कराई जाती है ना. आपको पैराग्राफ भी लिखवाया गया है मॉक ड्रिल का. तो मॉक ड्रिल आपको उस सिचुएशन में प्रिपेयर करवाने के लिए, पहले से हमें उसका आइडिया देने के लिए कराई जाती है. बीइंग अवेयर ऑफ वार्निंग साइंस. तो जब हमें सायरेंस का पता होगा, वार्निंग साइंस का पता होगा, तभी हम एकदम से अपना हैविंग एन एमरजेंसी प्लान, हम उसके लिए कोई एमरजेंसी प्लान बना सकते हैं. और दूसरा उस सिचुएशन में स्टेइंग काम एंड सिग्निफिकेंटली इन्हांस सेफ्टी एंड सर्वाइवल ड्यूरिंग द सच इवेंट्स. उस समय हमें क्या करना होता है? उस समय हमें शांत रहना है, उस सिचुएशन को समझते हुए अपना और बाकी सब लोगों का बचाव करते हुए आगे बढ़ना है. अब देखिए, व्हाट डिड द क्रिकेट से टू द एंट वाइल आस्किंग फॉर हेल्प. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है, अब क्रिकेट ने क्या कहा था एंट को, चींटी को, अपनी हेल्प करने के लिए. तो अब यहाँ देखिए इसका आंसर क्या है. द पुअर क्रिकेट वॉज डाइंग ऑफ. अब यहाँ देखिए, द पुअर cricket was who was dying of starvation and dripping with cold asked for shelter and grain. देखिए आ गया यहाँ पे shelter और grain के लिए गया था वो, जो अभी आगे क्वेश्चन पूछा गया था. from the ant he assured that he would repay the food as he was asking for a loan. उसने क्या कहा कि मैं अभी आपसे लोन ले रहा हूँ और मैं आपको फिर इसको रीपे कर दूंगा, आपको लौटा दूंगा. अब ये देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपका है, आपको इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने थे, मैं सभी के आंसर्स बता रही हूँ. अब आप सॉल्यूशन में सारे आंसर्स करेंगे अपनी कॉपी में. इन द लेसन द सुनामी हाउ आर मेघना एंड एल्मा स्टोरी सिमिलर. तो ये जो सुनामी चैप्टर था इसमें मेघना और एल्मा की स्टोरी सिमिलर कैसे है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये हमें बताना है. तो देखिए, both Meghna and Almas faced life-threatening situations during the tsunami and managed to survive against the odds. दोनों ने ही बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया और किसी तरह से अपने आप को बचा पाई. फिर है मेघना वॉज फाउंड होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. क्या था? एक वुडन डोर पे तैरती हुई वो पहुंची थी आइलैंड पे, शोर पे पहुंची थी, सी शोर पे. और अल्मास ने भी सरवाइव किया एक लॉग ऑफ वुड पे, किसी तरह से एक जो टुकड़ा था लकड़ी का उसको पकड़ते हुए बहती हुई. ये मेघना और दोनों ही इसी तरह से ही सरवाइव कर पाई. बोथ गर्ल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज ड्यू टू सुनामी. और दोनों की ही फैमिली से वो अलग हो गई थी सुनामी की वजह से. बोथ मेघना एंड अल्मा सर्वाइव द सुनामी. तो दोनों ही उससे अलाइव बच सकी, ये दोनों की ही सिमिलैरिटी है. तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रिकेट डू ड्यूरिंग द मंथ्स एंड समर्स एंड. देखिए जब क्रिकेट ने क्या किया, जब कौन से मंथ्स थे? मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग. जब समर था, जब गर्मी थी, जब बसंत था, तब क्रिकेट ने क्या किया. तो यहाँ पर जब महीनों में, उन महीनों में क्रिकेट ने क्या किया ये बताना है. तो आपको पता है कि वो क्या करता था, वो गाने गाता था, इंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को. तो द क्रिकेट वुड सिंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड spring. He never bothered to store food for the winters.
वो मस्ती कर रहा था, गाने गा रहा था, उसने चिंता ही नहीं की कि उसे अपने सर्दियों के लिए उसको अपने लिए खाना बचाना चाहिए. इवेंचुअली द विंटर सीजन ही फाइंड्स नो फूड टू ईट एट होम. और इसी कारण क्या था कि उसको खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था. उसके बाद जब उस विंटर्स आ गए थे तभी वो एंड के पास गया था बोरो करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेटा लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू थिंक टेलीज ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही और शी, देखो ही हर्ड अबाउट व्हाट शी हैड डन इन फुकेट. तो जब उनको पता चला, जो वो वापस स्कूल गए और उससे अप्लाई कर पाई वो अपना ज्योग्राफी लेसन, तो उनको कैसा लगा होगा. तो उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा. तो देखिए ही वुड हैव बीन हैप्पी that it is because of his lesson and video the young girl was able to save her family, अपनी फैमिली को बचा पाई, and the lives of, बेटा ये लिखा है lives, बहुत सारे लोगों की, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, lives of many, बहुत सारे लोगों की, others, बहुत सारे दूसरे लोगों की भी लाइफ, बाय वार्निंग देम ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर बिकॉज ऑफ सुनामी वेव्स. तो उसने गाइड कर दिया था, उसने वार्न कर दिया था कि जल्दी से वो यहाँ से सब लोग चले जाए, सी शोर से दूर चले जाए, कि अभी क्या होने वाला है. उसने ये जज कर लिया था. वो जो फॉर्म थी, वो जो पानी, लहरें, सी पीछे जा रहा है, पानी पीछे जा रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से आगे आएगा. तो ये सारी चीज़ें उसने जब अपने वीडियो में देखी थी वो विजुलाइज कर पाए, और उसने टाइमली सबको वार्न कर दिया, जिससे बहुत सारे अपनी फैमिली को तो वो सेव कर पाई, साथ साथ बहुत सारे लोग जो वहाँ पर थे उन सबको भी वो सेव कर पाई. तो बहुत ही अच्छा लगता है इस मोमेंट्स के, बहुत वो लेसन उनका पढ़ाना सफल हुआ. तो इसलिए टीचर भी बहुत खुश थे. तो अब देखिए बेटा ये चैप्टर, ये आपका पूरा जो पेपर है ये सॉल्व करना है आपको. आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये पूरा आपको अपनी नोटबुक में करना है, उसे समझते हुए करना है, आपको समझाया गया है. और लर्न भी करना है. राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस बेटा पहले रफ में करिएगा, उसे अच्छे से करके तब अपने फेयर में करिएगा, इन करेक्ट स्पेलिंग एंड विद गुड हैंड राइटिंग. अपनी हैंड राइटिंग अच्छी से रखिएगा, सुंदर सुंदर काम करें और स्पेलिंग्स का ध्यान रखें, ताकि आगे आप उसे सीख सकें और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप और अच्छा कर सकें. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.